अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपकी सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। मेरे से स्टूडियोज में तशरीफ रखते हैं सीनियर सहाफ़ी, सीनियर तजियाकार इकराम होती साहब। बहुत शुक्रिया होती साहब आपके वक्त का। उनके साथ ही साथ तशरीफ फरमा है सीनियर कॉरस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ तजियाकार सुहेल इकबाल भट्टी साहब। भट्टी साहब आपका भी शुक्रिया। इस्लामाबाद स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं 92 न्यूज़ के नुमाइंदे जीशान जावेद। जीशान आपका भी शुक्रिया। दीगर शहरों से भी हमारे नुमाइंदगान हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे भी हम खबरें लेने की कोशिश करेंगे। इंतहाई अहम मामला है, इससे पहले भी हमने अपने प्रोग्राम में बारहा उठाया। भट्टी साहब, पिछली हुकूमत जब थी उस वक्त भी बहुत से इदारे ऐसे थे जहां मुस्तकिल सरबराहान मौजूद नहीं थे और बहुत से अफसरान ऐसे थे जो इसका फ़ायदा उठाते हुए डबल सैलरीज विदड्रॉ कर रहे थे। अब क्या सूरत हाल है? कितने इदारे ऐसे हैं जहां मुस्तकिल सरबराहान नहीं? फैसल, देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अगरचा कई महाज पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। अगरचे को उनसे निमटने के लिए जो फाइनेंस टीम है वो कोशिशें कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ मौशियत के साथ दीगर हमारे जो मुख्तलिफ शोबे हैं, हमारी कंपनियां हैं, वहाँ पर भी जब तक हम बेहतरी नहीं लाते और जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने जिस पैटर्न को फॉलो किया और अल्टीमेटली हमारी पब्लिक सेक्टर की कॉरपोरेशंस और सरकारी इदारे बुरी तरह से मुतासर हुए, तो ये ट्रेंड जारी रहेगा। और हम देख रहे हैं कि 2 माह गुजरने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इकनॉमिक जो मैनेजर्स हैं वो इन खराबियों को असलाह करते हुए कहीं दिखाई नहीं देते। उसके अंदर जो सबसे बड़ा मामला है उसके अंदर मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं, वो ऑयल एंड गैस सेक्टर की हों, बिजली की पैदावारी तकसीमकार कंपनियों की बात करें और दीगर इदारे हैं, उनके सरबराहान की मुस्तकिल तैनाती के हवाले से ताहाल कोई अमल दरामद कोई नहीं किया गया। कोई प्लान भी दिखाई नहीं देता, जिसके नतीजे में हम देखते हैं कि जहाँ पर ऑयल एंड गैस की कंपनी है वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत में भी अफसरान को सालों तक 3-3 साल तक एक्टिंग चार्ज पर उनसे खिदमात हासिल की गई, जिसके नतीजे में यकीनी तौर के ऊपर जो भी कोई ऐसा इदारा हो जब आप एक्टिंग चार्ज के ऊपर खिदमात हासिल करते हैं, कारकर्दगी बुरी तरह से मुतासिर होती है और आपके जो मातहत अफसरान हैं उनके अंदर भी एक हौसला शिकनी उनकी होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बिजली की जो तकसीम कार की 9 कंपनियां हैं, उनके तमाम कंपनियों के जो सरबराहान हैं वो एक्टिंग बेसिस के ऊपर हैं, उनके पास परमानेंट कोई अपॉइंट नहीं किया गया और उनमें से बेशतर क्या सभी कंपनियों के जो सरबराहान हैं वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, जिन्हें एक कंपनी के माली अमूर को रन करने का डायरेक्टली उस बड़े पैमाने के ऊपर वो कंपनी जो साल में 2 से 250 अरब का बिजनेस करती हो उसका एक्सपीरियंस नहीं है। इसके साथ हमने यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन की बात की थी, वहाँ पर भी वही सिलसिला जारी है कि आप किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को एक्टिंग बेस पर लेकर आते हैं, वो 2-4 माह काम करते हैं, उसके बाद उसे तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद बिजली की पैदावारी 4 कंपनियां हैं जिनके मुस्तकिल सरबराहान नहीं है। इस तरह दीगर शोबों की हम बात करते हैं जिसके अंदर टीडैप है, NICL है, ये तमाम इदारे भी मुस्तकिल सरबराहों से महरूम है। अब इसके नतीजे में हो क्या रहा है, जब भी आप एक्टिंग चार्ज के ऊपर किसी को या लुक आफ्टर बेसिस के ऊपर चार्ज देते हैं, नीचे बहुत से अफसरान वो इस बुनियाद के ऊपर भी काम करने को तैयार नहीं होते कि आपने जूनियर अफसर को एक जो ग्रेड 20 का है या 21 का है उसको आपने ग्रेड 22 की जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी हैं। उसके तजर्बे वो अपना रेलिवेंट एक्सपीरियंस भी लैक कर रहा है। दूसरी जानिब जो उसके मातहत अफसरान है वो भी उसके साथ उस इक्वेशन के साथ काम करने को दिखाई नहीं देते। एक दिन भी किसी इदारे के अंदर जहाँ पे आपकी सैकड़ों हजारों मुलाजमीन की फोर्स हो, अगर आप भरपूर तरीके के साथ मसाइल को हल करने की जानिब तवज्जो मबजूल नहीं करते तो अल्टीमेटली क्या है कि उस शोबे के अंदर मसाइल पैदा होते हैं। जिस तरह हमने सबसे बड़ा जो हमारा तवानाई का शोबा है वहाँ पर अब चोरी का, गैस की बात करें, हम बिजली की बात करें, चोरी का मामला है, मातहत जो अमला है वो उस चोरी को रोकने के लिए अपना किरदार अदा नहीं करेगा। या वो अफसरान जो इस सारे जो मातहत मुलाजमीन इस काम में मुलविस हैं, जब उन्हें पता है कि ऊपर कोई फुल टाइम उनका CEO या MD अपॉइंट नहीं है, कोई उनसे पूछ गुछ करने वाला नहीं है और उसके ऊपर वो यकीनी तौर के ऊपर उनका हाथ आप नहीं रोक सकते कि वो बिजली या गैस स्टोरों के साथ मिलकर उनको इदारे को, खजाने को नुकसान ना पहुंचाए। भट्टी साहब, जो TDAP का आपने नाम लिया, देखिए TDAP जो है ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी पाकिस्तान, ये वो अदारा है जो डॉलर लाता है बाहर से। जब आपने सबसे अहम अदारा जिसकी वजह से आप IMF में गए हैं उस अदारे के सरबराह को एक्टिंग चार्ज बेस पे लगा देंगे तो वो क्यों काम करेगा? उसका काम क्या है? वो तो उस बंदे को लगाना चाहिए जिसका कम से कम तिजारत में 20 साल तजुर्बा हो, उसकी रिटायरमेंट में 5-6 साल रहते हों और वो उस रिटायरमेंट के बाद भी ये कोशिश करे कि मुझे दोबारा ले लिया जाए कॉन्ट्रैक्ट पे ताकि मैं अच्छा काम दिखाऊं। आप जूनियर को उठा के वहां लगा देते हैं तो इसका नोटिस नहीं लिया किसी ने बात। एग्जैक्टली अभी मैं उसी जाने आ रहा हूँ, इसका नोटिस अब शायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट को लेना पड़े, इसलिए कि इसके साथ टीडैप के साथ हम बात कर रहे थे NICL की, नेशनल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन कंपनी की,
ये NICL माजी में हमने देखा कि अरबों रुपए के स्कैंडल के अंदर इसका नाम रहा। याज खान न्याजी की हम बात करें, JS ग्रुप के साथ इनके स्कैंडल है, और भी बहुत से मामला थे जिसकी नैब तहकीकात कर रहा है। अब ऐसे मौके के ऊपर मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में भी यही सिलसिला जारी था। अभी तक मुस्तकिल MD के हवाले से कोई कंक्रीट स्टेप नहीं लिए जा सके। यहाँ पर जो इसको एक्टिंग चार्ज दिया गया है बशीर शाह साहब हैं, जिन्हें खिलाफ ज़ाब्ता NICL का चार्ज दिया गया है। इनकी तैनाती को और इसके साथ साथ जो दीगर शोबों के अंदर खिलाफ ज़ाब्ता अफसरान को एक्टिंग चार्ज दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई, उस दरखास्त के अंदर वाज़ेह तौर के ऊपर मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, और साथ जो बशीर साहब हैं खुर्शीद साहब के करीबी अजीज भी हैं, लेकिन ये अहल नहीं है कि इस शोबे के ऊपर इनको, इस पोस्ट के ऊपर इनको अपॉइंट किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इनकी अपॉइंटमेंट को चैलेंज किया गया है, और उसके साथ साथ कहा गया है कि इनसे अब तक बेशुमार अफसरान जो एक्टिंग चार्ज के ऊपर हैं, स्पेशली हम इससे पहले हमने स्टोरीज की, इसके अंदर कुछ इदारे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के भी शामिल हैं, वो वजारत के अंदर जॉइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी हैं। उसी एडिशनल सेक्रेटरी को आप एक उस वजारत के माहत कंपनी में, जिस तरह पाक डाटाकॉम है, वहां पर उसमें आप MD अपॉइंट कर देते हैं। वो वहां बतौर MD 3 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, गाड़ी लेते हैं, दीगर मराहत हासिल करते हैं, और दूसरी जानिब वजारत से भी, कौमी खजाने से भी बैक वक्त एडिशनल सेक्रेटरी की तनख्वाह लेते हैं। ये बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हमारे सरकारी इदारों के अंदर ये प्रैक्टिस जारी है, और ये डबल तनख्वाह लेना खिलाफ कानून इकदाम है। स्टैब्लिशमेंट डिवीजन के वाज़ेह इस हवाले से अहकामात भी मौजूद है, लेकिन इस खराबी को कोई रोकने वाला दिखाई नहीं देता। नहीं, अभी आपने कहा हाई कोर्ट में, शायद ये पिछले 6 दिनों में इन्होंने एक ब्यूरोक्रेट्स यहां से उठा के वहां मारा, उधर से उठा के इधर मारा, इतनी जो ट्रांसफर पोस्टिंग की है भट्टी साहब, तो उसमें ये नहीं देखा गया कि यार इन ओहदों पे कौन कौन लोग बैठे हुए हैं, ये क्यों नहीं देखा इन्होंने? यकीनी तौर के ऊपर सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन को देखना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को इन मामलात को देखना चाहिए था कि फर्स्ट ऑफ ऑल वो लोग जो डबल तनख्वाह ले रहे हैं उस प्रैक्टिस को फौरी तौर पर रोकना चाहिए। ये बेजाब्तगी है, इजाफी रिकवरी करते हैं, फिर ऑडिट पैरस बनते हैं और 10 साल बाद रिकवरी होती है नहीं होती, इस प्रैक्टिस को रोकना चाहिए। और दूसरा ये है कि जिन जिन कंपनीज के सरबराहान नहीं हैं, आप एक्टिंग चार्ज के ऊपर काम चला रहे हैं, एटलीस्ट फौरी तौर के ऊपर एडवर्टीजमेंट इशू करके आपको प्रोसेस तो शुरू करना चाहिए, ताकि 1 से 1.5 महीने लगता है आपको इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के अंदर, ताकि एक मौजूदतरीन शख्स का शफाफ तरीके से आप इंतखाब कर सकें। वो प्रैक्टिस भी दिखाई नहीं देती। डबल तनख्वाह वसूल करने का मामला, वो उसको रोकने का सिलसिला दिखाई नहीं देता। और जो सीनियर अफसरान है, अगर आपने बहुत बामर मजबूरी आपने किसी इदारे के सरबराह को एक्टिंग चार्ज पर तैनात करना है, तो उसके लिए कॉम्पिटेंट फोरम है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस या वफाकी काबीना। एटलीस्ट वफाकी काबीना को इस मामले के ऊपर ऑन बोर्ड अपने आप को करना चाहिए कि किन इदारों के अंदर जो अरबों रुपए के मामला को डील करते हैं, उनके सरबराहान एक्टिंग चार्ज पर जूनियर हैं, डबल तनख्वाहें ले रहे हैं, और इस प्रैक्टिस को रोकना चाहिए। इस तरह ग्रेड 20 के एक और अफसर हैं रफी बशीर साहब, इनको भी खिलाफ ज़ाब्ता सेक्रेटरी टिडाब की इजाफी जिम्मेदारियां दी गई, तो इस प्रैक्टिस को रुकना चाहिए, क्योंकि इस इकदाम के नतीजे में पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर अरबों रुपए का हमें नुकसान उठाना पड़ता है। ठीक, अच्छा भट्टी साहब, मुस्तकिल सरबराहान का तकर्रुर, वफाकी काबीना और वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है सिर्फ, या कोई और भी तरीक़ाकार है? देखिए, और कोई तरीक़ाकार नहीं है। आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आपको या तो उसकी अप्रूवल लेनी पड़ती है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी अब बेशतर मामला को वफाकी काबीना को अरसाल करता है, चूंकि माजी के अंदर जो चीजें होती रही है फेडरल गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी, और फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद वाज़ेह तौर पर कह दिया गया कि 18वीं तरमीम के बाद फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है वफाकी काबीना। पानी का मसला इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सबसे बड़ा मसला बन चुका है, और इसी मसले पर जहां हमने अपने पिछले प्रोग्राम्स में बात की कि पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, बिलखुसूस पड़ोसी मुल्क भारत की जानिब से जिस तरह पानी रोका जा रहा है, और पाकिस्तानी जो कमीशन है वो कुछ भी, इरसा जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। अब सूबों के माबेन एक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सिंध पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो पंजाब और बलूचिस्तान के हिस्से का पानी चोरी कर रहा है। ज़ीशान, आपसे मैं जानना चाहूँगा, और ये जो बॉडी है इरसा के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव हैं इसके सूबों के, उनका क्या मौक़िफ़ है कि ये बात वाकई दुरुस्त है, और अगर दुरुस्त है तो फिर इसका हल कोई नहीं किया? अच्छा भाई साहब, यहाँ पर एक पहले मैं छोटी सी करेक्शन कर दूँ कि जो बैनुल सरहदी मामलात हैं उनका इरसा से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके लिए इंडस वाटर कमीशन की जो है वो एक अलग से बॉडी है जी। जो इरसा है, इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी, वो बुनियादी तौर पर मुल्क के अंदर सूबों में
ज़राई मकासद के लिए जो पानी की तकसीम है उसका एक ज़िम्मेदार इदारा है। अभी हाल ही में हमने पहले भी एक प्रोग्राम में और अपने जो रोज़नामा 92 न्यूज़ की एक ख़बर में अपने क़ारीन को ये बताया था कि सिंध की जानिब से जो पानी का मामला है उस पर उसके अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके ऊपर बैनुल-अक़वामी सतह पर लॉबिंग की जा रही है। लेकिन अभी हाल ही में जो हमें दूसरा एक नया मसला सामने आया है वो ये था कि 26 सितंबर को जो मेंबर सिंध हैं इरसा के सैयद मज़हर अली शाह साहब, उन्होंने एक ख़त अरसाल किया है चेयरमैन इरसा को, और उसमें उन्होंने सीसी में जो एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्टर ऑपरेशन है खालिद राना साहब, उनको एक ख़त भेजा है। उस ख़त के मुताबिक जो उनके बुनियादी तौर पर जो तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने इजहार किया है वो ये था कि वो उनका कहना है कि जो दरियाओं में, बैराजों में और नहरी निज़ाम के हवाले से वहाँ पर जो दस्तयाब पानी है उसका हजम को जांचने और जो पानी रिलीज़ किया जाता है ज़राई मकासद के लिए सूबों को, उसको जांचने के लिए जो टेलीमेट्री सिस्टम है उसके ऊपर उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उनके ख़त के मतन के मुताबिक उनको जब लाहौर में हेड ब्लॉकी की तरफ विज़िट करवाया गया तो वहाँ पर जो टेलीमेट्री सिस्टम लगा हुआ था वो महकमा आबपाशी पंजाब की जानिब से इंस्टॉल किया गया था, जिस पर ज़ाती तौर पर जो मेंबर इरसा सिंध हैं उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया। और उनका मौक़िफ़ ये है कि वो चाहते हैं कि जो पंजाब के महकमा इरीगेशन ने वो टेलीमेट्री सिस्टम इंस्टॉल किया है वो उसको अडॉप्ट करें और सिंध में भी वैसा ही निज़ाम जो है वो राइज किया जाए पानी के हुजम को जांचने के लिए, जिससे चोरी को रोकने में भी मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी जानिब जो वफाक है, इरसा चूँकि वफाकी इदारा है, इरसा का कहना ये है कि जो टेलीमेट्री सिस्टम या इसके अलावा जो पानियों के हुजम को जांचने और पानी के रिलीज़ के हवाले से और पानियों की चोरी को रोकने के हवाले से जो निगरानी का सारा अमल है वो बुनियादी तौर पर इरसा का इस्तेकाक है। लेकिन अभी जो इरसा के हवाले से है उसके ऊपर लाजमी बात है, इरसा के अपनी रिजर्वेशंस हैं। सिंध का कहना यह है कि जो इरसा की तरफ से टेलीमेट्री सिस्टम है वो उस पर उनका इत्मीनान नहीं है, जबकि इरसा का ये इल्ज़ाम है कि जो सिंध है वो बलूचिस्तान के हिस्से का भी पानी इस्तेमाल कर रहा है और इसके अलावा सिंध जो है वो किसी हद तक पानी की चोरी में भी मुलव्विस होने के जो है वो इल्ज़ाम इरसा की जानिब से उन पर लगाए जाते रहे हैं। इस वक्त जो पानी की मौजूदा सूरत हाल है, पानी में जो इस मुल्क में जो इस वक्त दस्तयाब पानी है उसका कल गुज़श्ता रोज़ जो गुजरा है तब तक उसका जो हुजम आया था वो 4.8 MAF यानी कि निशान ये बताइएगा कि जो सिंध के ऊपर पानी चोरी का मामला है वो ढका छुपा नहीं है। इरसा की जानिब से उस वक्त ये मामला टेकअप किया जाता है जब बलूचिस्तान तहरीरी तौर के ऊपर तमाम तर सबूतों के साथ ये मामला टेकअप करता है, न सिर्फ इरसा के साथ बल्कि वजीर आला सिंध के साथ कई सीएम बलूचिस्तान की मीटिंग्स हुई कि सिंध बलूचिस्तान के हिस्से का पानी चोरी कर रहा है और ये एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, लेकिन उसको अभी तक इस खराबी को दूर नहीं किया जा सका। लेकिन जो आपकी स्टोरी का सबसे अहम नुकता है कि सिंध इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने यानी इरसा ने सिंध पर बैनुल-अक़वामी सतह पर आबी वसाइल की जो तकसीम है उसको मुतनाज़ा बनाने का इल्जाम आयद किया है। सिंध ने क्या किसी आलमी सतह के ऊपर इस मामले के ऊपर कोई खत लिखा है, कोई ये मामला टेकअप किया है कि सिंध के हिस्से का पानी उसको पूरा नहीं मिल रहा? किस फॉरम के ऊपर उन्होंने जाके ऐसी कोई शिकायत की है जिसकी वजह से इरसा को ये इल्जाम आयद करना पड़े? अच्छा, इसमें सुहेल साहब ये देखिए जो आपकी पहले क्वेश्चन का जो जवाब था वो ऐसे है कि बलूचिस्तान को जो इरसा के अभी के हाल ही के जो अदाद शुमार हैं उसके मुताबिक इरसा ने सिंध को जो है वो 16,000 क्यूसिक पानी जो है वो रोज़ाना की बुनियादों पर रिलीज़ करना है रबी सीज़न के लिए पानी की किल्लत के बावजूद। लेकिन इरसा के दादो शुमार के मुताबिक सिंध जो है वो सिर्फ 8,000 क्यूसिक पानी जो है वो बलूचिस्तान को दे रहा है, क्योंकि जो बलूचिस्तान को पानी दिया जाता है वो कोटरी के रास्ते सुबह सिंध से होकर गुजरता है, लिहाजा उसका जो हकूक़ हैं बलूचिस्तान के उसमें सिंध की तरफ से अमल दखल जो है वो उस सारे प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन अभी तक ठोस इल्जाम सामने आया कि सिंध का इल्जाम है क्या, मौक़िफ़ क्या है आलमी सतह के ऊपर इस पानी की गैर मुनसिफाना तकसीम के हवाले से? वो जैसे कि मैंने आपको ये बताया कि जो ब्रेट शर्मन ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को जो ख़त लिखा था 1 अक्टूबर को, उसके मतन के मुताबिक उसमें जो एग्जैक्ट अल्फाज लिखे गए थे जो कि हमने एज इट इज़ कोट किए थे अपनी स्टोरी में, उसके मुताबिक उनका कहना यह है कि सिंध जो है उसको पानी की तकसीम के हवाले से उसके साथ इम्तियाजी सलूक रवा रखा जा रहा है और सिंध को जो है वो उसके आबी और ज़राई मकासद के लिए जो है उसके हिस्से का मुकम्मल पानी नहीं दिया जा रहा। ये बुनियादी तौर पर बैनुल-अक़वामी सतह पर उन्होंने एक मामले को उठा के बुनियाद बनाकर इसको मुतनाज़ा बनाने की जो है वो एक कोशिश की थी। बहुत शुक्रिया ज़ीशान, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे। एक और इंतहाई अहम मामला है, गर्दिशी कर्जा तकरीबन 1200 अरब रुपए से भी ज़्यादा हो चुका है। लेकिन ये गर्दिशी कर्जा पैदा क्यों होता है? होती सब आपसे मैं जानना चाहूँगा, असबाब क्या हैं गर्दिशी कर्जा बढ़ने के और पैदा होने? जी, ये एक रिपोर्ट में असबाब बयान कर दी गए हैं, लेकिन भट्टी साहब ये मेरा नहीं ख्याल मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी कोई स्टोरी की हो। ये मैं सबसे अहम स्टोरी है मेरी लाइफ की।
पाकिस्तान फंस चुका है एक मामले में। वो जंग में नहीं फंसा इंडिया के साथ या दुनिया के साथ, वो अपने अंदर फंस चुका है एक मामले में। वो मामला ये है कि इसने जो बिजली पैदा की है उस बिजली के इस्तेमाल में फंस गया। राइट। वो इसलिए कि उस बिजली पे 3 शराइत हैं। एक शर्त यह है कि इसने बिजली पैदा होने की जो प्राइवेट अदारों को कैपेसिटी चार्ज देना है वो उससे निकल नहीं सकता। दूसरा, इसका सिस्टम इतना खराब है कि इसकी बिजली ज़ाया हो रही है। तीसरा, इसकी बिजली जो है उस पर सब्सिडी भी दी जा रही है और चोरी भी। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि सब्सिडी और चोरी इकट्ठी हो। ये जो 3 मसाइल हैं इसमें पाकिस्तान फंस गया। अब इससे निकलने का जो रास्ता है वो पाकिस्तान ने क्या निकाला है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय कीमत बढ़ाने के। क्यों? क्योंकि गर्दिशी कर्जा बढ़ चुका है। इस मामले वजह से वो जो गर्दिशी कर्जा बढ़ चुका है उसकी पेमेंट आप कर रहे हैं बैंकों से कर्जा लेकर, क्योंकि बिल नहीं आ रहे। या तो बैंकों से कर्जा लो या बिजली के बिलों को बढ़ाओ। इन्होंने ये सोचा है कि बिजली का 11.5 या 11.80 रुपए फी यूनिट से 20 रुपए तक ले जाना पड़ेगा। देखें, रियासत फंस गई है। रियासत के निकलने का वाहिद रास्ता, एक रिपोर्ट जो कि गर्दिशी कर्जे पर आई है उसमें ये इंदिया दिया गया है कि आपने बिलों पर इन्हिसार करना है, आपने अवाम से पैसे लेने हैं। यानी कि अब आप बैंक भी आपको पैसे नहीं दे रहे, अगर नहीं दे रहे तो आप अवाम से बिलों में लें, वरना ये जो बिजली है इसके कारखाने नहीं चलेंगे। अगर नहीं चलेंगे तो लोड शेडिंग होगी। जब लोड शेडिंग होगी तो हुकूमत गिर जाएगी। क्यों? क्योंकि जुलूस होंगे ना, जलसे होंगे। ये पिछली हुकूमत की भी यही पॉलिसी थी, इस हुकूमत की भी ये पॉलिसी है कि अपने आप को बचाने के लिए आपको बिजली की कीमत बढ़ाना पड़ेगी। मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 20 रुपए तक ले जानी पड़ेगी। अब ये कितने अरसे में 20 रुपए तक जाते हैं, ये इनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी, ये इकोनॉमिक स्ट्रेटजी नहीं है। दुनिया में जब ममालिक या रियासतें फंस जाती हैं तो वो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की तरफ कम और सियासी स्ट्रेटजी की तरफ ज्यादा देखती हैं। पाकिस्तान में भी ये हो गया। अब जो इनकी 3-4 बुनियादी वजूहात जो अब्बासी साहब ने मुझसे पूछा कि मामला हुआ किस तरह, मामला इस तरह हुआ कि 30% कम बिल आ रहे हैं, इसलिए गर्दिशी कर्जे बढ़ रहे हैं। फिर यह है कि टेक्निकल वजूहात की बिना पर और चोरी की बिना पर जो बिजली है वो ज़ाया हो रही है। फिर है आज़ाद कश्मीर की हुकूमत को जो हम बिजली दे रहे हैं वो बिजली की लागत पैदावार से भी कम पे दे रहे हैं। आज़ाद कश्मीर को जो हम बिजली दे रहे हैं ये उस रिपोर्ट में है। फिर ये है कि जो ये सिलसिला जो है ये 11 साल से जारी है। ये सिलसिला 11 साल से जारी है और फिर बिल नहीं दिए जाते। जब बिल नहीं दिए जाते तो फिर क्या होता है कि डिस्कोस जो हैं वो जो पेमेंट करती हैं टैक्सेस की वो भी अवाम के बिलों में डाल दिया जाता है। सही। अच्छा, ऑलरेडी अवाम के बिल महंगे हैं। रियासत कहां फंस गई है कि बिल बढ़ाए बगैर, ये रियासत के फंसने का पॉइंट बता रहा हूं, बिल बढ़ाए बगैर गर्दिशी कर्जा कम नहीं किया जा सकता और बिल ना बढ़ाए तो बिजली जो है वो चल नहीं सकती। यहां ये रियासत फंस चुकी है। अब इनको लेना है फैसला। फैसला सिर्फ एक लेना है, इनके पास और कोई गुंजाइश नहीं फैसले लेने की कि आपने 3 रुपए इस दफा बढ़ाने हैं, 3.5 रुपए बढ़ाने हैं। कितने कल बढ़ाने थे ना जी, खौफ के मारे नहीं बढ़ाए। अब अगली मीटिंग में जब आएगा तो कितना खौफ होगा, 4 रुपए बढ़ाएंगे, 2 रुपए बढ़ाएंगे, किस तरह बढ़ाएंगे। 20 रुपए तक इन्होंने पहुंचना है इस साल में, यानी कि दिसंबर तक इन्होंने 20 रुपए तक पहुंचना है कि 20 रुपए फी यूनिट करना है। अगर इन्होंने नहीं किया बिजली 20 रुपए, तो इसका मतलब क्या होगा कि ना ये गर्दिशी कर्जा उतरेगा, ना बैंकों के कर्जे उतरेंगे, ना टैक्स दिए जा सकेंगे, ना बिजली के जो ईंधन है वो खरीदा जा सकेगा। यहां ये फंस गई है रियासत। ठीक। अच्छा भट्टी साहब, क्या बिजली महंगी कर देना ही वाहिद हल है और बिजली महंगी कर देने से गर्दिशी कर्जा खत्म हो जाएगा? खत्म नहीं होगा, बिजली महंगी करने से गर्दिशी कर्जा खत्म किसी सूरत नहीं होगा। वक्ती तौर पर उसको कंट्रोल कर सकते। 3-4 बुनियादी मसाइल हैं। अगर हमने इस मुल्क ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इस चैलेंज से निमटना है तो इन 3 ऑप्शंस पर काम किए बगैर वो नहीं निकल सकते। जो पावर सेक्टर के अंदर सरमायाकारी करने वाली कंपनीज और हजरात हैं वो पाकिस्तान के पावर सेक्टर को प्रॉफिट हेवंस कंसीडर करते हैं। मेरे कुछ लोगों से बात हुई, दुनिया भर के तमाम ममालिक के मुकाबले में पाकिस्तान में पावर सेक्टर के अंदर होने वाली सरमायाकारी के ऊपर रिकॉर्ड मुनाफे की शरह है, दुनिया भर में नहीं है। आपको उसको रिव्यू करना पड़ेगा। दूसरा, फौरी तौर के ऊपर जो नए हमारे पावर प्लांट्स लग रहे हैं उन्हें जो बिजली की उनकी कैपेसिटी पेमेंट का तरीकेकार है वो है इस वक्त टेक और पे का। ठीक, एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक के बाद जब लौट कर आते हैं दीगर मामलात पे बात करते हैं। हमारे साथ रहिए।
एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लाहौर से अनवर सुमरा हमारे साथ मौजूद हैं। सुमरा साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगा, पंजाब में तो पीटीआई की हुकूमत है और कल जिस तरह बजट भी पेश किया गया और ईमान में जो कुछ हुआ सबने देखा, लेकिन इससे पहले 10 साल तक शहबाज शरीफ साहब, नून लीग, इनकी हुकूमत रही पंजाब में। इन्हिसार किस पे किया गया बिलखुसूस तरक्याती मंसूबों को चलाने के लिए, और जिन मामलात पे इन्हिसार किया गया, क्या वो वाकई पाकिस्तान के अवाम के लिए फलाह का बाइस बन रहे हैं या फिर अब वो भी एक बहुत बड़ा बोझ हैं, हजीमत हैं? ये बासी साहब, बात ये है कि पंजाब में पिछले 10 साल जो है शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही और उस हुकूमत में गुड गवर्नेंस के दावे किए गए, सख्त मालियाती पॉलिसी पर अमल दरामद का कहा गया और इसके अलावा ये कहा गया कि हमारे पास तजर्बाकार मुआशी माहरीन की टीम है जो सूबे के मामला, जो मालियाती मामलात है, उनको बेहतर करेगी। लेकिन इसके बरअक्स जो है मामला चलते रहे। तकरीबन पिछले जो 5 साल की हुकूमत थी शहबाज शरीफ की, उसमें सूबाई आवाम पर जो है तकरीबन 250 अरब के कर्ज़े जो हैं वो चढ़ा दिए गए। ये कर्ज़े जो हैं हुकूमत ने मुख्तलिफ मालियाती अदारों से, बैनुल अक़वामी मालियाती अदारों से लिए और वफाक से लिए। इन कर्ज़ों से उन्होंने अपने इन कर्ज़ों की 2-3 वजूहात थी। एक तो ये दावा किया गया कि पंजाब में मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, उन पर लागत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा कर्जा लिया जाएगा। दूसरा, बेजा अखराजात जो हैं, एक तरफ सादगी मुहिम का दावा किया जाता रहा, लेकिन दूसरी तरफ बेजा अखराजात बहुत होते रहे। पिछले साल जो है सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है, जो वज़ीर आला पंजाब की डिस्क्रिशन थी, वो 80 अरब रुपया इस्तेमाल किया गया। उससे पिछले साल तकरीबन 250 अरब रुपया जो इस्तेमाल किया गया। ADP के वॉल्यूम से हटकर जो है ये अखराजात किए जाते रहे। अब अगर इसका थोड़ा सा जायज़ा हम फिगर्स के साथ ले लें कि 2012-13 में पंजाब पर 445 अरब रुपए का कर्जा था, जो 2013-14 में नाकस हिकमत अमली और नाकस मनसूबाबंदी की वजह से 452 अरब रुपये हो गया। इसके बाद 2014-15 में ये 458 अरब पे चला गया, फिर 15-16 में 533 अरब पे चला गया और उसके बाद 16-17 में 558 अरब पे। अब मौजूदा जो है जून में जब ये मालियाती साल ख़त्म हुआ तो ये 592 अरब रुपये का कर्ज़ा पंजाब की हुकूमत पर चढ़ चुका है। इसके अलावा जब ये पंजाब की हुकूमत साहब का, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जब मई में गई थी तो उस वक़्त जो कैश बैलेंस था पंजाब के ख़जाने में वो माइनस था, वो 94 अरब रुपया माइनस में छोड़ के गए थे। जबकि ये 2008 में जब आए थे तो कैश बैलेंस सरप्लस में था, 50 अरब रुपया सरप्लस में था। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि 10 साल में इन्होंने कितना सख्त मालियाती जो है पॉलिसी पर अमल किया और कितने अच्छे मनसूबाजात जो हैं वो बनाए, कंसीव किया और उन पर अमल किया, जिसकी वजह से सूबे की आवाम पर हर साल तकरीबन 50 अरब रुपए का कर्ज चढ़ता रहा। और ये कर्ज जो है दिवालिया जब हुकूमत हो गई, जब ये गए हैं तो उस वक़्त 57 अरब रुपए के चेक्स, जो तरक्याती चेक्स थे, वो बाउंस होकर पंजाब हुकूमत ख़जाने में विरसे में छोड़ के गई थी, जिसकी जो अदायगी है वो उस वक़्त की निगरान हुकूमत में, जबकि उसका मैंडेट नहीं था, उन्होंने सप्लीमेंट्री ग्रांट के ज़रिए इसकी अदायगी शुरू की और ये अदायगी आज तक हो रही है। नई हुकूमत जो कायम हुई है उसको, जिस तरह वफाक में नई हुकूमत को मालियाती खसारे का सामना है और बहुत सारा, जिस तरह गर्दशी कर्जे की आप बात कर रहे थे कि 1200 अरब तक पहुंच चुका है, इसके अलावा और बहुत सारे मामलात हैं जिनको हल करने के लिए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं, बिलों में इजाफा किया जा रहा है, कभी बिजली का बिल बढ़ाया जाता है, कभी गैस का। इसी तरह पंजाब में भी मालियात बहुत ख़राब हैं और PTI की नई हुकूमत को बहुत ख़राब मालियात जब विरसे में मिले तो अब उनको समझ नहीं आ रही थी कि ये इसको किस तरह किया जाए। जबकि शहबाज शरीफ साहब के दौर में ये दावा किया जाता था कि हमारे पास मुआशी माहरीन की बहुत अच्छी टीम है। आयशा गौस पाशा जो हैं, डॉक्टर आयशा गौस पाशा 5 साल सूबाई वज़ीर ख़जाना रही हैं, लेकिन हक़ाइक़ पर पर्दा नहीं उठाया जाता रहा। बस यही कहा जाता रहा कि हम मेगा प्रोजेक्ट क्योंकि कर रहे हैं, मेगा प्रोजेक्ट पर अखराजात ज़्यादा आते हैं। सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है लाहौर ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन। कल जो बजट असेंबली में, ये बताइएगा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन का फुकदान का, उसकी वजह से हम कर्जों के चुंगल में तो फंसे, लेकिन अब मौजूदा पंजाब हुकूमत ने किसानों के लिए बिला सूद कर्जे फराहम करने का भी ऐलान किया है। नई तरक्याती मनसूबे भी शुरू होने और माजी के जारी तरक्याती मनसूबे मुकम्मल भी होने हैं।
तो क्या मौजूदा हुकूमत ने इस कर्जों के चुंगल से निकलने के लिए कोई हिकमत अमली अडॉप्ट की है, या इनके पास इतनी फिस्कल स्पेस मौजूद है कि ये माली साल के दौरान कुछ मजीद कर्ज नहीं लेंगे? जी साहब, भट्टी साहब, बात यह है कि गुज़श्ता जो हुकूमत थी शहबाज शरीफ साहब की, उनका एक बहुत बड़ा स्टाइल ये था कि हर साल ADP का बहुत बड़ा हुजम दे देते थे। जो गुज़श्ता माली साल है उसमें 635 अरब रुपए का ADP दिया गया था, जबकि महासल इसके अगर आप मुकाबले में देखें तो वो कम आने थे। और जो जून में ये माली साल ख़त्म हुआ तो तकरीबन 411 अरब रुपए ADP यूज़ हुआ। नई जो पंजाब की हुकूमत है उसने एक तो बहुत अच्छा इकदाम ये किया है कि ADP का साइज़ उतना रखा है जितने महासल उनको आने हैं, दस्तयाब होने हैं, वो अपने ज़राए से होने हैं या वफाक से होने हैं। इसके अलावा माजी में भी 100 अरब रुपया जो है वो किसानों को कर्जे देने के लिए रखा गया था, लेकिन वो 100 अरब की बंदर बांट की गई थी और उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा था और उसकी सरबराही एक ऐसे ब्यूरोक्रेट को दी गई थी तो जो नंदीपुर में मुलजम था, यानी कि जिसने नंदीपुर का सारा स्कैम जो है या सारा गन जो है वो नंदीपुर का किया था, उसको पंजाब में 100 अरब रुपए का पैकेज दिया था कि आपने किसानों की बहाली के लिए उनको कर्जे देने हैं। मौजूदा हुकूमत ने एक तो ADP का साइज़ बहुत कम रखा है, दूसरा बात यह है कि इन्होंने नई स्कीमें 20% रखी हैं। 80% जो कैरी ऑन स्कीमें थीं जिन पर 90% काम हो चुका था या जो तकमील के आखिरी मराहल में थी, उनके लिए पैसे रखे हैं, फंड्स रखे हैं ताकि वो मुकम्मल हो सके, जिसमें ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के लिए 33 अरब रुपये रखा गया है। इस तरह PKLI के लिए पैसे रखे गए हैं। इसके अलावा और बहुत सारे मनसूबा जात हैं जिनको वो चाहते हैं कि ये मुकम्मल हों ताकि हमें मज़ीद कर्जा ना लेना पड़े और अगला जो माली साल होगा उसमें वो फिजिकल जो डिसिप्लिन है उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें और अपने ज़राए और जो वफाकी महासल से हासिल होना है उसको देखकर जो है ADP का वॉल्यूम बनाया जाए और आवाम की तरक्की के मनसूबा जात जो हैं वो शुरू किए गए हैं। जी अच्छा सुमरा साहब, इस वक्त पंजाब हुकूमत पे अंदरूनी कर्ज कितना है और पिछले 10 सालों में बैरूनी कर्ज कितना लिया गया? देखें जी, इस वक्त पंजाब हुकूमत पे जो टोटल कर्ज है वो 692 अरब 75 करोड़ रुपए का है। इसमें 20 अरब रुपया जो है वफाकी हुकूमत से कर्ज लिया गया, बाकी जो है वो बैनुल अक़वामी मालियाती अदारों से लिया गया और ये कर्ज 2 और 3% पे लिया गया जो 20 से 25 साल में हमने वापस करना है। इसी तरह ऑरेंज लाइन ट्रेन का 165 अरब रुपया लिया गया है जो 20 साल में हमने 240 अरब रुपया वापस करना है। इसके अलावा जो है पंजाब हुकूमत अभी तक उस पर 250 अरब रुपया खर्च कर चुकी है, 165 अरब कर्ज का, उसके अलावा अपने ज़राए से 33 अरब रुपया मज़ीद रखा गया। अब आप देखें कि इसकी वजह से एक और मसाइल भी पैदा हुए हैं कि वो जो जनूबी पंजाब है उसमें महरूमियों में इजाफा हुआ है और पंजाब में लाहौर को इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तमाम तरक्याती मनसूबे साबका हुकूमत ने लाहौर में मुकम्मल किए, लाहौर में तरक्याती फ़ंड्स लगाए, इसलिए पंजाब का जो जनूबी पंजाब है वो भी पीछे रह गया, बैकग्राउंड रह गया, पसमानदा रह गया और सेंट्रल पंजाब के कुछ लोग भी जो हैं वो इस पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। लेकिन नई हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा जो वो सालाना तरक्याती मनसूबाजात बनाएँ उनमें वो इक्वलिटी रखें। जनूबी पंजाब को महरूमियों के हिसाब से ज़्यादा पैसे देने चाहिए, लेकिन अब इस पर जो है वो सोच विचार जारी है कि मालियाती जो खसारा है पंजाब का, जो डेफिसिट में इनको कैश बैलेंस मिला है उसको भी पूरा करना है। इसके अलावा तरक्याती जो मनसूबाजात शुरू किए जाएंगे वो कम किए जा रहे हैं, 20% किए जा रहे हैं, उनको मुकम्मल करना है ताकि अगले साल जो है ये खसारा जो है वो शिफ्ट ना हो सके और बेहतर मालियाती डिसिप्लिन पर सख्ती से अमल किया जा सके। सादगी मुहिम पर जो अनाउंसमेंट की गई हैं उस पर भी अमली तौर पर अमल किया जा सके। जी सही, ठीक, बहुत शुक्रिया अनवर सुमरा साहब, आप लाहौर के साथ मौजूद थे और पिछले 10 सालों में शहबाज शरीफ की हुकूमत की जानिब से किस तरीके से सूबा चलाया जाता रहा और बिलखुसूस जो तरक्याती स्कीमें पंजाब के अंदर लॉन्च की गई और उनको लेकर किस तरह बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे और दीगर इदारों से कर्ज लिया गया, ये बता रहे थे अनवर सुमरा। एक और इंतहाई अहम मामला है तवानाई का मसला। पाकिस्तान का अब भी बड़ा मसला है, पहले बिजली थी नहीं, बिजली है तो अब बिजली महंगी है। वजारत तवानाई जो रेगुलेटरी है तवानाई के उमूर को लेके ओगरा, उसकी कारकर्दगी पर खासी बरम है। भट्टी साहब, वजारत में ज़ाहिर वजीर भी नए हैं, उमर अयूब साहब हैं, लेकिन ओगरा पिछले कुछ अरसे से करता क्या रहा है और स्पेसिफिकली किसने ये सारी बेज़ाब्तियाँ पॉइंट आउट की हैं?
वैसे देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और बिलखसूस वजारत तवानाई ओगरा की कारकर्दगी से बिल्कुल मुतमिन नहीं है। और उस ओगरा की जब हम बात करते हैं तो बिलखसूस चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदल साहिबा से मुतल्लिक, क्योंकि माजी के अंदर कुछ उन्होंने ऐसे इकदाम किए जिसके नतीजे में न सिर्फ कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा बल्कि ओगरा ऑर्डीनेंस की भी खिलाफ वर्जी हुई और उसका खमियाजा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और गैस सार्फिन को भुगतना पड़ रहा है। वजह उसकी क्या थी? 4 साल तक ये गैस की कीमतों में जो ओगरा ऑर्डीनेंस के मुताबिक ये गैस की कीमतों का तयन करते रहे, डिटरमिन की गई। 40 रोज के अंदर नोटिफिकेशन जारी करना लाजिम था, लेकिन ओगरा की जानिब से, चेयरपर्सन ओगरा की जानिब से स्पेशली गैस की कीमतों में इजाफे से मुतल्लिक उसको अपने जो कानून था उसके ऊपर अमल दरामद ना किया गया, तो गैस की कीमतों का एक बैकलॉग मुसलसल क्रिएट होता रहा, जो अल्टीमेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब इक्तदार में आई तो वो फैसले उनके सामने मौजूद थे कि 158 अरब रुपए का बोझ है, माजी का पेंडिंग है ये बोझ, अब इसको नोटिफाई करना है और पिछले सालों की भी आपने रिकवरी करनी है। और गैस कंपनियां दिवाली होने के करीब पहुंच चुकी थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास कोई ऑप्शन नहीं था कि आप इसको इजाफा करें, जिसके नतीजे में जुजवी तौर के ऊपर पहले मरले में इजाफा किया गया। 158 में से 96 अरब रुपए रिकवर होंगे, जबकि जनवरी 2019 में दोबारा गवर्नमेंट को मजबूरन इजाफा करना पड़ेगा। एक जानिब तो यह मामला था। दूसरी जानिब चेयरपर्सन ओगरा उज़्मा आदिल साहिबा की जानिब से एक ऐसा खत लिखा गया वजारत तवानाई को जो कि ओगरा के अपने स्टैंड के भी खिलाफ था। वो एक बहुत संगीन मामला है जो कि 18वीं तरमीम की रोशनी से मुतल्लिक है। वो हम अलग से मामला आइंदा प्रोग्राम में हम अपना टेकअप करेंगे, लेकिन ये कुछ ऐसे मामला थे जो कि ओगरा की कारकर्दगी के हवाले से वजारत तवानाई को उन्होंने परेशानी से दो चार किया। वजारत तवानाई के अंदर अपॉइंट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की खसूसी टीम ने, जो डेडिकेटेड है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम के शोबों से मुतल्लिक ऑडिट करने का, उसने एक खत लिखा है ओगरा को, जिसकी कॉपी हमारे पास मौजूद है। अपने सोर्स की रिक्वायरमेंट के बायस हमने ये कॉपी अपनी स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं की। ये 18 नुकात पर मबनी ये खत है जो कि 8 अक्टूबर को लिखा गया है डिप्टी डायरेक्टर इंटरनल ऑडिट ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी को। उनसे 18 नुकात के ऊपर बड़े मुफस्सल अंदाज में तमाम तर तफसीलात तलब की गई हैं, रिकॉर्ड मांगा गया है और वो किस किन अमूर से मुतल्लिक मांगा गया। वो ये कहते हैं कि आप ओगरा बताएं हमें कि ओगरा में दर्ज जो अब तक शिकायत हुई गैस के मामलों के हवाले से, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के हवाले से जितनी शिकायत का इंदराज हुआ, उन शिकायत के अजाले के लिए ओगरा ने क्या काम किया। चूंकि एक तासुर यह मौजूद है कि ओगरा इस्लामाबाद की हद तक महदूद है, WAG के अंदर उनका हेडक्वार्टर मौजूद है, इससे बाहर निकलने के वो इन्फोर्समेंट करते कहीं दिखाई नहीं देते। मुल्क भर से सार्फिन की शिकायत मसूल होती है लेकिन उन शिकायत का अजाला नहीं होता। उसके बाद दूसरा बड़ा मामला था कि ओगरा सालाना अरबों रुपए की उसको रेवेन्यू हासिल होता है। मुख्तलिफ कंपनियों के लाइसेंस की जो फीस होती है उससे और नए लाइसेंस का जरा होता है, उनको एक रेवेन्यू हासिल होता है। ओगरा ने ये रकम कितनी वसूल की और उसके साथ साथ इन वसूलियों का रिकॉर्ड और उसका खर्च कहाँ खर्च किया गया, वो तमाम तर तफसीलात भी ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की स्पेशल टीम ने ओगरा से तलब किए हैं। उसके साथ ये भी कहा गया कि जुलाई 2017 से जून 2018 तक ओगरा के अफसरान को दी जाने वाली तनख्वाहें और उसमें जो इजाफा किया गया उसकी तफसीलात भी तलब की गई हैं। क्योंकि जब फेडरल गवर्नमेंट हर साल माली बजट के मौके के ऊपर जो मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करती है, वो इजाफा ओगरा के मुलाजमीन का इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता, बल्कि ओगरा अथॉरिटी अपने माली निज़ाम को मद्देनजर रखते हुए फेडरल गवर्नमेंट के मुकाबले में उससे ज्यादा ही मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा करती है, जिसके ऊपर पेट्रोलियम डिवीजन का ये एतराज है कि शायद बहुत ज्यादा इजाफा किया जाता है, मरात उन्हें बहुत ज्यादा दी जाती है, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। उसके साथ जो बड़ा एक और काम किया गया जो कि अनयूजुअल है, इस ऑडिट टीम ने ओगरा के तमाम अफसरान की जो पर्सनल फाइल्स हैं पर्सनल फाइल्स और सर्विस बुक्स उनकी वो भी तलब की हैं। ACR जिसे ACR उसके अंदर शामिल हैं, उसके साथ उनकी पूरी परफॉर्मेंस है, उसके साथ उनके पास क्या किन शुबों का किस अरसे के दौरान उनके पास जिम्मेदारी रही, उन्होंने वहां पर क्या परफॉर्म किया, वो इस सारे मामले को भी इवेल्युएट करने जाके, जो कि बहुत अनयूजुअल मामला है। उसके साथ ओगरा के अंदर हर साल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर मुलाजमीन अपॉइंट होने का भी एक ट्रेंड रहा है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की तमाम तर तफसीलात भी तलब की गई हैं। उसके साथ साथ ओगरा में जिस वक्त मुख्तलिफ सीनियर मेंबरान, चेयरपर्सन, सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, EDs समेत जो उनके अफसरान हैं, उनके पास जितनी गाड़ियां हैं उन तमाम तर गाड़ियों का रिकॉर्ड, किस अफसर को उसके किस स्केल के मुताबिक गाड़ी इंटाइटल थी वो उसको इंटाइटल की गई है, उस गाड़ी की लॉग बुक, उसका नंबर, तमाम तर तफसीलात भी तलब की गई हैं। उसके साथ ये भी कहा गया कि इन गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल कितना खर्च हुआ सालाना बुनियादों के ऊपर, वो भी फराहम किया जाए। उसके साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट मामले की तफसीलात मांगी गई हैं कि ओगरा में फैसला साजी के हवाले के पास किस किस ऑफिसर के पास, किस किस मेंबर के पास क्या इख्तियारात हैं।
क्योंकि गाहे बगाहे ओगरा अथॉरिटी और चेयरपर्सन ओगरा मुख्तलिफ अफसरान को उनके जो मुख्तलिफ अमूर हैं, उनके जो इख्तियारात है फैसला साजी के हवाले से वो तब्दील करते रहते हैं। अच्छा, उस मामले का भी जायजा लेने की रिकॉर्ड मांगा गया। पिछले 5 सालों में गर्दिशी कर्जे ने पहली बार गैस के शोबे में जन्म लिया। आप जिस तरह बता रहे हैं कि ओगरा की जानिब से तय है कि उसने एक मयाद तक 40 दिन तक सिफारिश करनी होती है हुकूमत को कीमतों के रद्दोबदल की। अब ये गर्दिशी कर्जा जो गैस के शोबे में जिसने जन्म लिया है, इसका जिम्मेदार ओगरा की चेयरपर्सन को ठहराया जाए या हुकूमत को ठहराया जाए? उस वक्त की हुकूमत, देखिए, अगर हुकूमत का सियासी बुनियादों के ऊपर फैसला करती है वो दुरुस्त या गलत हो सकता है, लेकिन ओगरा का ऐसा कोई मैंडेट नहीं है। ओगरा का क्या काम है? आपने गैस कंज्यूमर की आपने प्रोटेक्शन करनी है। वो प्रोटेक्शन क्या है? एक साल के फिस्कल ईयर हम 16-17 की बात करें, आपने गैस की कीमतों का तयन किया, 40 रोज के अंदर उसका नोटिफिकेशन जारी करना आपकी जिम्मेदारी थी। फेडरल गवर्नमेंट आपको अगर एडवाइस जारी नहीं भी करती, आपने अपनी ही मंजूर शुदा गैस कीमतों का नोटिफिकेशन करना है। अगर आप वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, ओगरा ऑर्डिनेंस की कानून की खिलाफ वर्जी जो कि पार्लियामेंट से मंजूर शुदा है, और जब आपने उस कानून की खिलाफ वर्जी की तो क्या हुआ? फेडरल गवर्नमेंट ने गैस कंपनी से कहा कि आप बैंक के पास जाइए, आप कर्ज हासिल कीजिए मार्कअप के साथ। कंपनियों ने बैंकों से कर्ज लिया, मार्कअप हुआ, उसके बाद उन कंपनियों ने वो कर्ज और मार्कअप सारा उठा के पिटीशन में डाल के ओगरा से कहा कि सार्फिन से रिकवर करने की इजाजत दी जाए। अब जो हालिया गैस की कीमतों में इजाफा हुआ है, उसके अंदर वो बैंकों से जो कर्ज लिया गया, जो ओगरा की इनएफिशिएंसी थी, ओगरा ने अपने कानून पर अमल दरामद नहीं किया, उसका खमियाजा कौन भुगत रहे हैं? सार्फिन, गैस पैदा करने वाली कंपनियां, कौमी खजाना और FBI, क्योंकि टैक्स के अंदर भी आपको डिले हुआ। इसमें एक सवाल पैदा होता है, जब आप ओगरा पे ये चीजें आ गई तो डिस्कोस पे क्यों नहीं आई? डिस्कोस ने एक दफा नहीं 50 दफा एक बात की है कि हम पे टैक्सेस ज्यादा हैं, और उनसे जब ये पूछा गया कि आपके बिल के पैसे कहां जाते हैं तो वो जवाब नहीं देते। तो सबसे बड़ा मसला तो ओगरा से, मेरी नजर में ओगरा से भी बड़ा मसला ये है कि वो टैक्सेस क्यों इतने ज्यादा हैं डिस्कोस पे, और डिस्कोस के जो बिल हैं उनकी पड़ताल क्यों नहीं होती, उनका ऑडिट क्यों नहीं होता कि वो पैसे कहां गए। अगर वो पैसों की पड़ताल या ऑडिट या सही तरह फोरेंसिक ऑडिट कर लिया जाए तो पता चलेगा कि आपके पास बिजली के जो बिल आ रहे हैं पाकिस्तान में, वो बिल उतने कम नहीं हैं जितने के शो हो रहे हैं। उन बिलों की भी ऑडिट होना चाहिए, यकीनी तौर पर ऑडिट होना चाहिए, फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए। डिस्कोस तकसीमकार कंपनियां अपने लॉसेस को कवर करने के लिए ऑनेस्ट कंज्यूमर से भी ओवर बिलिंग करती हैं। उनके बहुत से ऐसे तरीकेकार मौजूद हैं, उसके बावजूद वो रिक्वायर्ड जो रिकवरीज है वो नहीं कर पाती। फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, लेकिन जहां पर हमने जो फोकस किया, ओगरा की जो जिम्मेदारी थी मिड स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर, वो उन्होंने प्रूडेंटली और एफिशिएंटली उसको पूरी नहीं की। और ये आने वाले दिनों के अंदर एक बड़ी चार्जशीट जारी होने जा रही है चेयरपर्सन ओगरा उज़मा आदिल साहिबा को। बड़ी साहब शॉर्टली बताएं, हुकूमत है उसकी तो सियासी पॉलिसियां भी होती हैं, लेकिन अभी जो 143% एकदम से ये गैस के शोबे में कीमतों का बम आप पे, मुझ पे, आम लोगों पे आन गिरा है, इसका जिम्मेदार सिर्फ ओगरा को ठहराया जा सकता है? देखिए, जिम्मेदार इसके 2-3 और फैक्टर भी थे। मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने नई गैस की नई स्कीमें शुरू की, 23 अरब रुपए का उसका इंपैक्ट आया। गैस की किल्लत थी, आपको नई गैस स्कीमें शुरू नहीं करनी चाहिए थी। शाहिद खान अब्बासी साहब थे, हमेशा मुखालफत करते रहे, लेकिन जब खुद प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने कहा जी कि मरी का कोई पहाड़ आप ना छोड़ें, हर जगह पे खुदाई करके पाइपलाइंस आप डाल दीजिए। खुदाई हुई है, पाइपलाइंस खुदाई एग्जैक्टली, लेकिन आपने एक बर्डन डाल दिया। उसके बाद दूसरा बड़ा मामला था गैस चोरी का। गैस चोरी के हवाले से भी जो फेडरल गवर्नमेंट ने कहा जी कि आप इजाफी जो गैस कंपनीज की रिकवरीज है उनको लॉस हो रहा है सार्फिन पर डाल दें, वो एक फैक्टर था। उसके बाद गैस की पैदावारी कीमत में इजाफा हुआ। वो क्यों हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ गैस के पैदा करने वाली कंपनियों के जो गैस के पैदावारी निर्ख थे उसके अंदर बहुत ज्यादा उनको इजाफा कर दिया। ओवर मल्टीपल फैक्टर थे जिसमें गैस की कीमत बढ़ाई। और अगर हर साल हम इसको डिपेंडिंग ना रखते, हर साल ये इजाफा हम मुंतकिल करते रहते, तो फिर इसका जो इकोनॉमिक हमें लॉस हुआ है, जो मार्कअप पे करना पड़ा है, जो मुख्तलिफ गर्ची कर्जे की वजह से आपकी रिकवरी नहीं हो सकी, अरबों रुपए का नुकसान हो, एटलीस्ट उस अरबों रुपए के नुकसान से जरूर बच जाते। देखते हैं कि वजारत तवानाई और बिलखुसूस वजीर तवानाई उमर अयूब साहब जो अब तहकीकात हो रही हैं वजारत के कहने पे, और ओगरा की कारकर्दगी को लेकर पिछले 5 सालों में जो कुछ होता रहा है, क्या वो लोग जिन्होंने गफलत के मुर्तकिब हुए हैं, क्या उनको कटहरे में लाया जाएगा? क्या वाकई उनको कुछ उनके साथ एहतसाब किया जाएगा? ये बहुत बड़ा सवाल है वजारत तवानाई हुक्काम से। पाकिस्तान के अवाम भी यकीनी तौर पर यही जानना चाहते हैं। एक प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब आपका, सुहेल इकबाल भट्टी साहब आपका, फैसल अब्बासी को आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए।